नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट हिंदी माध्यम में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म। बौद्ध धर्म व जैन धर्म की इससे पहले एक आपकी क्लास आ चुकी है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसके अलावा और भी जो आपके भागवत धर्म, इसके अलावा अन्य जो धर्म थे सभी, उन सभी धर्मों से अब तक जितने भी क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के आए हैं यूजीसी नेट में, टीजीटी, पीजीटी में, या इसके अलावा पीसीएस या उत्तराखंड पीसीएस या यूपी पीसीएस, इसके अलावा एमपी पीसीएस, किसी भी एग्जाम में जो क्वेश्चन आए हैं अब तक, उन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। डिटेल से देखते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छी प्रकार से आ रही होगी, ठीक है। चलिए जी, और यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे भाई। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो इन वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें भाई, ठीक है। चलिए जी, तो करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? यानी कि आपको ये बताना कि कौन सा युग्म सही प्रकार से सुमेलित नहीं है। देखिए भाई, पावा जो क्षेत्र था आपका, पावा जो क्षेत्र था, पावा क्षेत्र, यहाँ पर कौन सा गणराज्य था? यहाँ पर था आपका मल्ल गणराज्य, ठीक है। इसके अलावा बात करें सुसुमार जो क्षेत्र था इसका, यहाँ पर जो गणराज्य था उसका नाम था भग। इसके अलावा पिपलीवन में था आपका कौन सा? मौर्य, ठीक है, मौर्य। तो गलत है आपका कौन सा? कपिलवस्तु, क्योंकि कपिलवस्तु में कौन सा था? कपिलवस्तु में था भाई आपका शाक्य। कपिलवस्तु में था कौन सा? कपिलवस्तु में शाक्य वंश था। कपिलवस्तु में था कौन सा वंश? शाक्य वंश, जहां पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बुली ये जो है, बुली जो गणराज्य था ये कौन से क्षेत्र में था? तो ये था अलकल्प, अलकप वाले क्षेत्र में। अलकप जो था, यहां पर था कौन सा गणराज्य? बुली गणराज्य, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका इसमें सही रहेगा, ठीक है। आगे चलें, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो आ चुका है भाई, कौन सा? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से चेटक द्वारा अजातशत्रु के विरुद्ध काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर संघ बनाने का उल्लेख मिलता है? तो कौन सा वो ग्रंथ है जिसमें इस बात की जानकारी मिलती है कि भाई अजातशत्रु के द्वारा या अजातशत्रु के विरुद्ध, ठीक है, काशी और कौशल ने मिलकर, काशी और कौशल के राजाओं ने एक साथ मिलकर संघ बनाया था, ठीक है। किसको? अजातशत्रु को पराजित करने के लिए। अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। और बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी महाकौशला देवी के साथ विवाह किया था और उसको दहेज में क्या दिया गया था? काशी उसको दहेज में प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इस बात का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में? ग्रंथ पूछ रहा है, ठीक है, ग्रंथ, ठीक है। किस ग्रंथ से? चेटक के द्वारा, ठीक है, चेटक के द्वारा, इस बात की जानकारी मिलती है। तो चेटक के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? कौन से ग्रंथ में इस बात की जानकारी प्राप्त होती है? तो इस बात की जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है भाई निर्यावली सूत में। निर्यावली सूत जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। निर्यावली सूत जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और इसी ग्रंथ से इस बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कि आपका जो वज्जी संघ था, वज्जी संघ का जो प्रमुख हुआ करता था वो चेटक था, ठीक है। वज्जी संघ का जो प्रमुख था वो चेटक था और चेटक के द्वारा काशी और कौशल के राजाओं के साथ मिलकर एक संघ बनाया गया था, किसको हराने के लिए? अजातशत्रु को पराजित करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, तो आंसर हो जाएगा सही भाई आपका डी आंसर इसमें आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है, इसका उत्तर बताइएगा क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन है, श्वेतांबरों के अनुसार महिला तीर्थंकर कौन थी? ठीक है, इनके श्वेतांबर जो हैं जिसके आपके जो आपके श्वेतांबर कौन कहलाए? ठीक है, श्वेतांबर कहलाए थे आपके कौन? स्थूल भद्र के अनुयायी, उनको कहा गया क्या? श्वेतांबर, ठीक है। और इनके द्वारा महिला तीर्थंकर किसको माना गया? इनके द्वारा महिला तीर्थंकर माना गया किसको? मल्लीनाथ को माना गया कि मल्लीनाथ जो थे एक महिला तीर्थंकर थे। अब इनके अगर बात करें तो ये कौन से नंबर के थे भाई? ये 19वें नंबर के तीर्थंकर माने जाते हैं, 19वें क्रम के तीर्थंकर माने जाते हैं। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है आपका क्या? कलश है। वो क्या है भाई? कलश इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है, ठीक है। आदिनाथ की बात करें तो आदिनाथ जो है ना प्रथम तीर्थंकर थे, ये प्रथम तीर्थंकर थे। और अगर इनके प्रतीक चिन्ह की मैं बात करूं, तो प्रतीक चिन्ह क्या था भाई इनका? प्रतीक चिन्ह था इनका बैल, ठीक है, बैल यानी कि ऋषभ, ठीक है, विरसभ यानी कि बैल इनका प्रतीक चिन्ह माना गया। इसके अलावा बात करूं मैं पार्श्वनाथ की,
पार्श्वनाथ की अगर बात करूं तो ये 23वें नंबर के तीर्थंकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह माना जाता है क्या? सर्प। क्या माना जाता है भाई? सर्प माना जाता है। प्रतीक चिन्ह इनका माना जाएगा क्या? सर्प माना जाता है। ठीक है, आगे बात समझ में? उम्मीद है कि यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, इसके बाद आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, वो भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था? भिक्षुकों का कौन सा वर्ग बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाओं को रखता था? विरोधी भावनाएं कौन सा जो है, ये क्या कर दिया मैंने? पेन लिया ना, ये इस तरह से भी होगा। ठीक है, चलो, बुद्ध के प्रति विरोधी भावनाएं रखता था, तो कौन सा वो वर्ग था भिक्षुकों का जो गौतम बुद्ध के प्रति विरोधी भावना रखता था? देखिए भाई, गौतम बुद्ध के प्रति विरोधी भावना रखता था षटवर्गीय। क्या हुआ? एक मिनट भाई, चलो जी। तो जो षटवर्गीय भिक्षुकों का जो वर्ग था, ये आपका गौतम बुद्ध के प्रति विरोधी भावना रखता था। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केपुल्य सूत्र संबंधित है। केपुल्य सूत्र जो है वो किससे संबंधित है, ये आपको इसमें बताना है। केपुल्य सूत्र जो है वो किससे संबंधित है? देखिए, केपुल्य सूत्र जो है ये आपका जो ना संस्कृत भाषा में लिखा गया एक बौद्ध मत है। क्या है? बौद्ध मत है। कौन सी भाषा में लिखा गया भाई? संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में लिखा गया है क्या है? एक बौद्ध मत है। बौद्ध मत है। आज भाई सही नहीं चल रहा है। चलो, बौद्ध मत है तो बौद्धों से संबंधित है। कुल मिलाकर आंसर सही हो जाएगा भाई, सी आंसर इसका आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, स्तूप जहां बुद्ध या उसके मुख्य शिष्यों के शारीरिक कायिक अवशेष रखे जाते हैं जाना जाता है, क्या उसको कहा जाता है? क्या उसको कहा जाएगा? यानी कि ऐसा स्तूप जहां पर गौतम बुद्ध या उसके अनुयायियों के कायिक यानी कि शरीर के अवशेष जो रखे जाते हैं, उनको उस स्तूप को क्या कहा जाता है? उस स्तूप को क्या कहा जाता है? देखिए भाई, ऐसे स्तूप को कहा जाएगा शारीरिक स्तूप उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शारीरिका स्तूप उसको कहा जाता है। एक होता है आपका क्या? एक होता है आपका उद्देशिका स्तूप या उद्देशिक स्तूप, जिसको उद्देशिका कहा गया है। उद्देशिका या उद्देशिक स्तूप, ये कैसा होता है? इसमें ये आपका स्तूप जो बनाया जाता है किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, बौद्ध धर्म के किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसका जो है निर्माण किया जाता है, तो उसको बोलेंगे उद्देशिका स्तूप। इसके अलावा समकल्पिता स्तूप किसको कहते हैं? समकल्पिता स्तूप उसको कहा जाता है। समकल्पिता स्तूप उसको कहा जाता है जो पूजा हेतु बने छोटे स्तूप हैं। यानी कि पूजा करने के लिए जो छोटे स्तूप बनाए जाते हैं, उनको कहा जाता है क्या? समकल्पिता स्तूप। इसके बाद परिभोजिका स्तूप किसको कहते हैं? परिभोजिका स्तूप उसको कहते हैं जहां पर बुद्ध या भिक्षुकों के द्वारा उपयोग की गई वस्तुएं रखी जाती है। जैसे मान लो गौतम बुद्ध का आपका क्या था? भिक्षा पात्र या इसके अलावा खड़ा उनकी जो चप्पल थी आगे या उनके केस है। ठीक है, तो कुछ ऐसे उनके कहा जा सकता है, तो वो रहेगा कौन सा? परिभोजिका स्तूप। तो इसका आंसर सही होगा, यहाँ पर गौतम बुद्ध के शरीर या उसके अनुयायियों के शरीर या कायिक अवशेष जो रखे गए हैं उसको शारीरिका स्तूप उसको कहा जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लो गौतम बुद्ध के दांत, गौतम बुद्ध के जो ना अस्थियां, गौतम बुद्ध के केस, ठीक है, या और भी अन्य सामान हो सकते हैं। लेकिन गौतम बुद्ध के द्वारा जो वस्तुएं जो उपयोग में लाई जाती थी, जैसे उनके खड़ाऊ है, उनके चप्पल है, या उनके आप कह सकते हैं क्या भिक्षा पात्र है, तो वे जहां पर रखे जाएंगे उसको कहा जाएगा परिभोजिका स्तूप। ठीक है भाई, चलो जी आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। गिरिव्रज एक समय में किस महाजनपद की राजधानी थी? गिरिव्रज के बारे में आप सभी को पता होगा। गिरिव्रज को ही बाद में राजगृह के नाम से जाना गया। और राजगृह की अगर मैं बात करूं तो यह राजधानी रही किसकी? मगध साम्राज्य की। मगध साम्राज्य की राजधानी रही है गिरिव्रज। यहीं पर आपकी बौद्ध धर्म की पहली बौद्ध बैठक जो हुई वो आपकी राजगृह में ही आपकी हुई थी। ठीक है, राजगृह में ही बौद्ध धर्म की सबसे पहली बैठक हुई थी। ठीक है भाई, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, जबकि बात करें अवंती की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो अवंती की राजधानी कौन सी थी बताओ भाई? अवंती की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो अवंती की राजधानी कौन सी थी? उज्जैनी। ठीक है, गांधार की राजधानी की बात करें तो तक्षशिला हुआ करती थी, और कौशल की राजधानी क्या थी भाई? श्रावस्ती जो है कौशल की राजधानी हुआ करती थी। गौतम बुद्ध के द्वारा श्रावस्ती में ही सबसे अधिक उपदेश दिए गए, कौन सी भाषा में? पाली भाषा में। ठीक है भाई, चलिए जी आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है।
अगला जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, यानी कि गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। देखो भाई, सारनाथ, सारनाथ में क्या हुआ, गौतम बुद्ध के द्वारा प्रथम उपदेश दिया गया। प्रथम उपदेश जो गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया था वो सारनाथ में ही दिया गया था, सारनाथ में ही दिया गया था। बात करें बोधगया की, बोधगया में गौतम बुद्ध को क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, कुशीनगर की अगर बात करें, कुशीनगर में क्या हुआ, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का देहांत हुआ था, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का देहांत हुआ, यानी कि महापरिनिर्वाण उसको कहा गया, महापरिनिर्वाण इसको कहा गया। प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया, ज्ञान को क्या कहा गया भाई, निर्वाण कहा गया, कि निर्वाण प्राप्त हो गया। बात करें पावापुरी की, तो पावापुरी में महावीर स्वामी का देहांत हुआ था, पावापुरी में महावीर स्वामी का देहांत हुआ था। उम्मीद है कि सारी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सही आंसर हो जाएगा पावापुरी। पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, बल्कि ये किससे संबंधित है, ये महावीर स्वामी से संबंधित है, ये महावीर स्वामी से संबंधित है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं भाई। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनसे संबंधित है आपके कौन से, पावापुरी जो स्थान, पावापुरी जो स्थान है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई कौन सा है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो आएगा आप लोगों के सामने, लिच्छवी गणराज्य को निम्न में से किसने समाप्त किया। लिच्छवी जो गणराज्य था उसको किसने जीता, लिच्छवी गणराज्य जो था भाई इसको जीता किसने, इसको जीता था बिंबिसार के पुत्र ने। और बिंबिसार का पुत्र क्या था भाई, कौन था भाई, बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु ने ही आपका लिच्छवी को जीता और लिच्छवी का अंत कर दिया, उसे मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया था। ठीक है, बात करें बिंदुसार की, बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। कालाशोक की बात करें तो कालाशोक जो है शिशुनाग का पुत्र था, शिशुनाग वंश का या नागवंश का संस्थापक था। बिंबिसार की बात करें तो बिंबिसार अजातशत्रु का पुत्र था, सॉरी अजातशत्रु का पिता था, अजातशत्रु का पिता था और बिंबिसार ने ही मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए जी, तो आंसर सही आ जाएगा भाई कौन सा, अजातशत्रु। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य को मगध साम्राज्य में शामिल करके पूरी तरह से नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है जी, ईश्वर एवं धार्मिक विषयों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है ये आपको इसमें बताना है। ईश्वर और धार्मिक, ठीक है, ईश्वर और धार्मिक विषयों के अध्ययन को क्या क्या कहा जाता है, तो उनको कहा जाएगा भाई धर्म मीमांसा। क्या कहा जाएगा, धर्म मीमांसा उनको कहा जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका सही इसमें हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आप लोगों के सामने आ चुका है अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइएगा, क्या इसका आंसर होगा भाई सही। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने मगध साम्राज्य के उदय में योगदान नहीं दिया, यानी कि कौन सा राजवंश ऐसा है जो मगध साम्राज्य में स्थापित नहीं हुआ था, जिसने मगध के ठीक है उत्कर्ष में या मगध का विस्तार करने में अपना योगदान प्रदान नहीं किया। देखिए भाई, ठीक है, देखिए, ठीक है, एक बात करें आपकी गुप्त वंश की, तो ये भी आपका बिहार के ही क्षेत्र में था। शिशुनाग वंश की बात करें तो ये भी आपका मगध के क्षेत्र में ही था। मौर्य की बात करें तो ये भी था, लेकिन हर्यक वंश, एक मिनट, शिशुनाग आ जाएगा, मौर्य वंश आ जाएगा, हर्यक वंश भी आ जाएगा। तो गुप्त वंश की अगर बात करें तो गुप्त वंश जो है आपका बिहार के क्षेत्र में नहीं था। गुप्त वंश की अगर बात करें तो ये बिहार के क्षेत्र में नहीं था। ठीक है, तो आपका अगर बात करें तो मगध के उत्कर्ष में जो सबसे अधिक योगदान दिया वो किसने दिया, वो दिया आपका किसने, सबसे पहले हर्यक वंश ने दिया। उसके बाद कौन सा वंश आया, शिशुनाग वंश आया। उसके बाद कौन सा वंश आया था, नंद वंश आया। नंद वंश के बाद अगर बात करूं तो मौर्य वंश आया। और मौर्य वंश की अगर बात करें, मौर्य वंश के बाद आएगा कौन सा वंश भाई, मौर्य वंश के बाद आएगा आपका कौन सा, उससे भूति शुंग ने उसकी स्थापना की थी, तो शुंग वंश आया। लेकिन शुंग वंश की राजधानी की अगर बात करूं तो विदिशा उनके द्वारा बनाई गई थी। तो कुल मिलाकर आंसर सही होगा आपका कौन सा, सी। गुप्त वंश का इसमें कोई ज्यादा योगदान नहीं रहा मगध का उत्कर्ष करने में। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिंबिसार किस राजवंश से संबंधित था। अभी बताया मैंने आपको कि बिंबिसार का जो वंश था, बिंबिसार जो संस्थापक था वो हर्यक वंश का संस्थापक था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। मौर्य वंश के संस्थापक की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश की जो है स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसके महापद्म नंद इस वंश के संस्थापक थे। और शिशुनाग वंश के संस्थापक थे कौन भाई, शिशुनाग। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, ये है आपका, पुराणों के अनुसार जैन और बौद्ध ग्रंथ महापद्म नंद को किस वर्ण से संबंधित करते हैं, यानी कौन से वर्ण से संबंधित था, कौन से कुल से संबंधित था या कौन से वर्ण से संबंधित था, कौन भाई, जिसको कहा गया क्या, महापद्म नंद। इसी के द्वारा एक राट की उपाधि धारण की गई थी, इसी के द्वारा एक राट की उपाधि धारण की गई थी। किसके द्वारा, महापद्म नंद के द्वारा ही एक राट की उपाधि धारण की गई थी। इन दोनों ग्रंथों में यह बताया गया कि आपके जो महापद्म नंद थे वे शूद्र थे। कौन थे भाई, शूद्र, यानी कि जो आपका चौथा वर्ण बताया गया है शूद्र थे। ठीक है, ऐसा कहा गया किसके द्वारा, ऐसा कहा गया किसके द्वारा, ऐसा कहा गया है भाई आपका बौद्ध और जैन ग्रंथों के द्वारा, बौद्ध और जैन ग्रंथों के द्वारा। लेकिन
लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ग्रंथों में महापद्मनंद को परशुराम का अवतार बताया गया है, परशुराम का अवतार बताया गया है। और इसी के द्वारा ये भारत का पहला राजा था जिसने एक राट की उपाधि धारण की थी, एक राट की उपाधि धारण की थी। किसने भाई, किसने की थी? महापद्मनंद ने। और इसी के द्वारा नंदवंश की स्थापना की गई। इसी का पुत्र था जिसका नाम था घनानंद, इसी का पुत्र था जिसका नाम था घनानंद, ठीक है, घनानंद इसी का पुत्र था भाई, ठीक है। आगे समझे, चले आगे, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, वो आ गया भाई कौन सा? महापद्मनंद क्या है? महापद्मनंद क्या है जो पुराणों में वर्णित नहीं है? महापद्मनंद क्या है जो पुराणों में वर्णित नहीं है? मैंने आपको अभी बताया कि महापद्मनंद जो है, महापद्मनंद को परशुराम का अवतार भी बताया गया है। ये पूछ रहा कि क्या है जो वर्णित नहीं है, ठीक है। देखिए आपका पुराणों में वर्णित आपका द्वितीय परशुराम भी इसको कहा गया, इसके अलावा एक रात यानी कि एक राट भी इसको कहा गया, इसके अलावा सर्व छत्रांतक भी इसको कहा गया, इनके सारे क्षेत्र का शासक भी इसको कहा गया। लेकिन अमित्र घात इसको नहीं कहा गया, अमित्र घात इसको नहीं कहा गया। अमित्र घात किसको कहा जाएगा? बिंबिसार को कहा जाएगा। तो बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा। सिंहसेन और अमित्र घात कहा गया किसको भाई? बिंदुसार को कहा गया है, बिंदुसार को कहा गया है। बिंदुसार आपके कौन थे? बिंदुसार आपके कौन थे? तो बिंदुसार आपके चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे और इनकी 16 पत्नियां थी, जिनमें से एक की जानकारी मिलती है जिसका नाम था धर्मा, जिसका नाम था धर्मा या सुभद्रांगी, और उसी के पुत्र का नाम था अशोक, ठीक है। बात करें बिंदुसार के, तो बिंदुसार के ऐसा कहा जाता है कि 101 पुत्र थे और सबसे बड़े पुत्र का नाम था क्या? सुसीम। सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? सुसीम था। और सुसीम जो है आपका ये तक्षशिला का गवर्नर हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ आपका, तक्षशिला के क्षेत्र में कीचक नामक स्थानीय नेता ने विद्रोह किया। उस विद्रोह को दबाने में असफल रहा सुसीम। बाद में भेजा गया अशोक को और अशोक ने उस क्षेत्र पर जो है नियंत्रण स्थापित किया था। तो कुल मिलाकर इसका जो सही आंसर आएगा अमित्र घात। अमित्र घात की उपाधि जो है आपकी किसके द्वारा? घनानंद के द्वारा नहीं ली गई थी, ये ली गई थी किसके द्वारा? बिंदुसार के द्वारा। बिंदुसार को ही अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई आप लोगों के सामने। चलिए जी, ये लो अगला क्वेश्चन आ चुका भाई तुम्हारे सामने। ये तो दोबारा आ गया। महापद्मनंद क्या है? अमित्र घात है भाई, ठीक है, अमित्र घात है, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन देख लो तो क्या है फिर इसके बाद फिर भी ये आ गया अमित्र घात। क्या हो रहा भाई? 3 बार क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को 3 बार जो है रिपीट कर दिया गया। चलो जी अगला क्वेश्चन अब आया भाई, किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल, वज्जी और एक मिनट भाई लाइट चली गई, ठीक है, लाइट चली गई, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट जरा जो है लाइट चली गई। मैं इसको एक बार खोल देता हूँ दोबारा से, ठीक है। 1 मिनट रुकना है आप लोगों को, ठीक है। 1 मिनट इसकी जो है लाइट चली गई है, इसका समाधान करते हैं भाई। क्या हो गया देखता हूँ मैं एक बार इसको कि इसमें क्या समस्या हो गई है। खुल जाने दो भाई एक बार इसको, खुल जाने दो एक बार इसको, फिर देखते हैं इसमें क्या समस्या हो गई है। चलिए भाई 1 मिनट देखता हूँ भाई, अभी 1 मिनट अभी देखता हूँ इसको। जी लाइट चली गई भाई, लाइट चली गई भाई, लो जी लाइट चली गई, कोई बात नहीं, अभी करते हैं इसका समाधान है। चलिए जी 1 मिनट रुक जाइएगा बस। ये लो भाई आ गया भाई क्वेश्चन, ठीक है। लाइट चली गई थी भाई, लाइट चली गई थी इसीलिए जो है ये थोड़ी सी आपको दिक्कत होगी, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन पढ़ो क्या है भाई, किस राजा के शासनकाल के दौरान, किस राजा के पेन कहाँ रह गया भाई, अच्छा, किस राजा के शासनकाल के दौरान वज्जी और मल सहित 36 गणराज्यों ने संघ का गठन किया और मगध के साथ में युद्ध किया था। देखो भाई देखते हो ना आपका वज्जी और मल, इसके अलावा अन्य 36 गणराज्यों ने मिलकर जो है अजात शत्रु के विरुद्ध, ठीक है, अजात शत्रु के विरुद्ध एक संघ बनाया और उसके साथ में उनके साथ में युद्ध हुआ। लेकिन बाद में क्या हुआ, अजात शत्रु ने जो है आपका मल वज्जी, ठीक है, सभी संघों को पराजित कर दिया, जीत हासिल की और सबको मगध साम्राज्य में शामिल इसने कर दिया था भाई, ठीक है। सबने जो है इसको मगध साम्राज्य में आपका किसने, अजातशत्रु ने सारे क्षेत्र को शामिल कर लिया था। बात करें कालाशोक की, कालाशोक के शासनकाल में आपकी वैशाली में दूसरी बौद्ध बैठक का आयोजन किया गया था। बात करें घनानंद की, इसके दरबार में आपका कौन रहा करता था, चाणक्य या विष्णुगुप्त रहा करता था। बिंबिसार की बात करें तो ये अजातशत्रु का पिता था भाई, ठीक है, ये अजातशत्रु का पिता था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं क्या है देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, दोबारा से फिर से रिपीट हो गया यार, डबल क्वेश्चन कैसे हो रहे हैं, ठीक है। चलो भाई सी आंसर हो जाएगा इसका, है कोई बात नहीं, एक बार फिर आओगे नहीं। अंग को किस राजा के शासन में मगध में
संलग्न किया गया। इनके अंग जो था, अंग की राजधानी क्या थी बताओ। अच्छा, अंग की राजधानी बतानी भाई आपको, अंग की राजधानी क्या थी ये बताओ। अंग महाजनपद जो था इसकी राजधानी थी भाई चंपा, इसकी राजधानी हुआ करती थी चंपा, ठीक है। और चंपा इसकी राजधानी हुआ करती थी। बात ये पूछ रहा है कि भाई मगध में शामिल कब किया गया, मगध में संलग्न कब किया गया, किस राजा के समय, बृहद्रथ के समय किया गया ना भाई, उदयन के द्वारा ना जी, और ना ही अजातशत्रु के समय। अजातशत्रु से पहले ही बिंबिसार ने इसको शामिल कर लिया था, बिंबिसार के द्वारा इस पर आक्रमण करके इसे शामिल कर लिया गया था, ठीक है भाई। चलो जी, तो सी आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है जी आपके सामने। प्रथम बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति जो 483 बीसी में हुई, निम्नलिखित में से किस शासक के संरक्षण में आयोजित की गई थी। आप सभी को पता है, बहुत आसान सा इसका आंसर है। ये जो आपकी आपकी प्रथम बौद्ध बैठक हुई या प्रथम बौद्ध संगति हुई, कब हुई भाई, ये हुई थी जी आपकी 483 बीसी में। कहाँ पे हुई, तो राजगृह, राजगृह, राजगृह में भी आपसे पूछ रहा भाई कहाँ पे हुई। राजगृह में एक स्थान है, गुफा है, जिसे कहा गया सप्तकर्णी गुफा। क्या कहा गया, सप्तकर्णी गुफा इसको कहा गया, सप्तकर्णी गुफा इसको कहा गया। तो सप्तकर्णी गुफा में इस बैठक का आयोजन किया गया, महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, महाकश्यप के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। तो किसके समय हुई थी, पूछ रहा है कि कौन राजा था। बिंबिसार तो था नहीं, बिंदुसार भी नहीं था, ठीक है। और अशोक के समय होगी तीसरी बैठक, तो अजातशत्रु के समय हुई थी सबसे पहली बैठक भाई, अजातशत्रु के समय सबसे पहली बैठक हुई, अशोक के समय तीसरी बैठक होगी, थर्ड बैठक इसके समय होगी। चौथी अगर बैठक की बात करें तो वो कनिष्क के शासनकाल में होगी। और दूसरी बैठक की अगर मैं बात करूं तो दूसरी बैठक हुई थी किसके समय भाई, दूसरी बैठक हुई थी आपकी किसके समय, कालाशोक के समय। कहां पर, वैशाली में, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन आपके। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने, लो जी, इनमें से कौन सा राजवंश मगध में सत्ता में आने वाला पहला गैर क्षत्रिय राजवंश था। बताओ भाई, कौन से वंश को गैर क्षत्रिय वंश माना गया, कौन से वंश को गैर क्षत्रिय वंश माना गया। मैंने आपको अभी बताया, इससे पहले आपको समझाया था, बताया था कि महापद्मनंद जो थे उनको शूद्र माना गया है, महापद्मनंद को शूद्र माना गया है, वे क्षत्रिय नहीं थे, शूद्र थे। क्या थे भाई, शूद्र थे, तो उनको शूद्र माना गया, शूद्र उनको माना गया। तो आंसर आपका आ जाएगा ए सही। कुल मिलाकर जो है आपका इसका सही आंसर होगा ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। जो है बौद्ध और जैन ग्रंथों में, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महापद्मनंद को शूद्र बताया गया है। क्या बताया गया भाई, शूद्र बताया गया है। क्षत्रियों का नाश करने वाला, सर्व छत्रांक की उन्होंने उपाधि धारण की थी। कौन सी, सर्व छत्रांक, सर्व छत्रांक की उन्होंने जो है उपाधि धारण की थी। उन्हीं को दूसरा परशुराम का अवतार भी बताया गया। एक राट की उपाधि भी उन्हीं के द्वारा, यानी कि एक छत्र एवं कली का अंश, कली का अंश भी उन्होंने उपाधि धारण की थी भाई। कौन सी, कली का अंश। याद रखना, आगे कभी एग्जाम में आ जाए तो कली का अंश, कली का अंश, कली का अंश की उपाधि भी धारण किसने की, कली का अंश की उपाधि धारण किसने की, आपकी महापद्मनंद ने की। इसके अलावा एक राट की उपाधि धारण किसने की, अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था भाई, एक राट की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था, तो महापद्मनंद के द्वारा ये एक राट की उपाधि धारण की गई। इसके अलावा इसी को भार्गव कहा गया, भार्गव यानी कि परशुराम का दूसरा अवतार इसी को माना गया। सर्व छत्रांक की उपाधि इसी ने धारण की थी, यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला भी इसको कहा गया। तो कुल मिलाकर आंसर सही हो जाएगा आपका, कौन सा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नंद राजवंश ऐसा था जो पहला मगध में पहला गैर क्षत्रिय वंश यानी कि शूद्र वंश का, ये जो है इनके द्वारा सत्ता स्थापित की गई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लो भाई, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हरियाणा पीजीटी 2020 में आया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु भारत में द्वितीय नगरीकरण के लिए उत्तरदायी रही है, यानी कि दूसरे नगरीकरण के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी रही है, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, दूसरे नगरीकरण के लिए कौन सी धातु उत्तरदायी रही है। मैंने आपको बताया था कि आपकी 1000 बीसी के आसपास, 1000 बीसी के आसपास, 1000 बीसीई के आसपास क्या हुआ, लोहे की खोज की गई या लोहे की जानकारी प्राप्त हुई। कहां से, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा से लोहे की जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद क्या हुआ, 600 बीसी के आसपास मानव के द्वारा लोहे का हल बनाया गया, और लोहे के हल से जो ना, ये मान लो कि कृषि के क्षेत्र में क्रांति आई। जब कृषि के क्षेत्र में अधिशेष कृषि होने लगी तो क्या हुआ, जब अधिशेष कृषि होने लगी तो क्या हुआ, अधिशेष कृषि होने से इंसान के पास ज्यादा पैसा आ गया। जब ज्यादा पैसा आया तो उसने बड़े बड़े महल, बड़े बड़े घर, यानी नगरीकरण की शुरुआत हुई। तो दूसरे नगरीकरण की शुरुआत इसको माना जाता है। प्रथम नगरीकरण माना जाता है हड़प्पा सभ्यता को, भारत में दूसरा नगरीकरण माना जाएगा कौन से काल को, उत्तर वैदिक काल को या उसके बाद के काल को, उत्तर वैदिक काल या उसके बाद के काल को माना जाता है। तो लोहे के कारण, कुल मिलाकर लोहे के कारण ये क्रांति उत्पन्न हुई या नगरीकरण की शुरुआत हुई भाई। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों के सामने, बहुत आसान सा है। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है। देखो मैंने आपको बताया था कि अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दो ऐसे ग्रंथ हैं
अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दो ऐसे ग्रंथ है जिनसे क्या है, जिनसे 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है, जिनसे 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। भगवती सूत्र की अगर मैं बात करूं तो इसमें महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जो है जानकारी प्राप्त होती है। आगे सुनिए क्या मिलती है, भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा भगवती सूत्र से महावीर स्वामी के जीवन की जानकारी तो प्राप्त होती ही है। महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित जानकारी तो प्राप्त होती ही है, साथ साथ इसी से मखली गोसाल में मखली गोसाल जो थे, जिनके द्वारा आजीवक संप्रदाय गोसाल भाई मखली गोसाल, ठीक है, मखली गोसाल जो थे जिनके द्वारा आजीवक संप्रदाय की स्थापना की गई, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं जैन धर्म से संबंधित है क्या, भगवती सूत्र। और अंगुत्तर निकाय की अगर मैं बात करूं तो अंगुत्तर निकाय रहेगा बौद्ध धर्म से संबंधित, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित भाई, ठीक है। चलिए जी, सही आंसर होगा जैन धर्म। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या आया है। अगला क्वेश्चन है भाई, उन छह तत्वों के सही विकल्प को पहचानिए जिनसे जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण हुआ। जैन दर्शन के अनुसार, जैन ज्ञान के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि यानी कि संसार का जो उत्पन्न हुआ, संसार की जो उत्पत्ति हुई वो किसके कारण हुई। तो जैन धर्म के अनुसार बताया गया भाई जीव के कारण, जीव के साथ साथ बताया गया आपका क्या, पुद्गल के कारण, पुद्गल के साथ बताया गया भाई काल के कारण, आकाश, धर्म और अधर्म, इन सभी के कारण क्या हुआ, इन्हीं सभी के कारण क्या हुआ, सृष्टि की उत्पत्ति हुई या सृष्टि का निर्माण हुआ। तो कुल मिलाकर बी आंसर आपका सही हो जाएगा, बी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कौन सा है जी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आया है, बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है। बताओ भाई, बुद्धकालीन जो विचारक हैं उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति या ऐसा संत है जो भौतिकवादी माना जाता है। भौतिकवादी किसको माना जाता है ये आपको इसमें बताना भाई, ठीक है। देखिए भाई, भौतिकवादी किसको माना जाएगा, तो भौतिकवादी किसको माना गया, भौतिकवादी माना गया भाई किसको, भौतिकवादी माना गया कौन सा, अजीत केस कम्बलिन को भौतिकवादी माना गया है। तो सी ऑप्शन इसके अनुसार आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके अनुसार आपका सही हो जाएगा। इनके द्वारा जो ना भौतिकवादी सिद्धांत की रचना की गई थी, भौतिकवादी धर्म की स्थापना की गई। भौतिकवादी आपका सिद्धांत दिया गया किसके द्वारा, अजीत केस कम्बलिन के द्वारा। क्या दिया गया भाई, भौतिकवादी सिद्धांत, ठीक है। तो भौतिकवादी सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा, है जी, भौतिकवादी सिद्धांत दिया गया था इनके द्वारा भाई, ठीक है। चलिए जी, भौतिकवादी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है। आगे और बात करें संजय बेल्ठीपुत्र के द्वारा संदेहवादी सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया, संदेहवादी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। ये है भाई, ठीक है। संदेहवादी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। पता नहीं पेन आज दिक्कत कर रहा है, ठीक है। संदेहवादी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया। बात करें आपकी किसकी, पूर्ण कश्यप की, ठीक है। तो पूर्ण कश्यप के द्वारा घोर अक्रियावादी सिद्धांत दिया गया। क्या दिया गया भाई, घोर अक्रियावादी सिद्धांत इसके द्वारा दिया गया। घोर अक्रियावादी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया भाई, ठीक है। किसके द्वारा, पूर्ण कश्यप के द्वारा। अब रह गए कौन, रह गए आपके पकुद कच्चायन की अगर मैं बात करूं, पकुद कच्चायन के द्वारा दिया गया था नित्यवादी सिद्धांत। कौन सा, नित्यवादी सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया था भाई, ठीक है। नित्यवादी सिद्धांत इसके द्वारा। आंसर सही रहेगा आपका सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा भाई आपका। तो ये थे आपके ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, निम्नांकित महाजनपद एवं उनकी राजधानी कौन सी सही सुमेलित नहीं है। ये बतानी भाई कौन सी सही सुमेलित नहीं है। देखो भाई, अवंती की राजधानी आपकी महिष्मति थी, पांचाल की राजधानी आपकी काम्पिल्य थी, इसमें कुछ शक नहीं है। इसके अलावा आगे देखते हैं, ठीक है। वत्स की राजधानी की अगर मैं बात करूं तो कौशाम्बी थी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अस्मक की राजधानी इसने दिया गया राजपुरा अस्मक की राजधानी नहीं थी। राजपुरा जो है वो अस्मक की राजधानी नहीं थी। तो और किसकी राजधानी थी, ठीक है। राजपुरा की अगर मैं बात करूं तो किसकी राजधानी थी आपको इसमें बताना, बताओ भाई, ठीक है। अस्मक की राजधानी तो नहीं थी, तो किसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, किसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, बताओ जी फटाफट। अस्मक की राजधानी क्या थी, अस्मक की अगर मैं बात करूं, अस्मक था आपका कहां पर, अस्मक था भाई दक्षिण भारत में था अस्मक।
अस्मक जो महाजनपद था ये कहाँ था भाई? दक्षिण भारत में, और इसकी राजधानी पोटली या पाटन हुआ करती थी। पोटली या पाटन, पोटली। अरे यार ये पेन क्या दिक्कत कर रहा है भाई, ये ल है भाई, ठीक है, ये ल है। पोटली या पाटन इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, पोटली या पाटन इसकी राजधानी हुआ करती थी। आज तो ज्यादा ही दिक्कत कर रहा है भाई ये, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पोटली या पाटन इसकी राजधानी हुआ करती। राजपुरा किसकी राजधानी थी बताओ? राजपुरा या हाटक थी कंबोज की राजधानी। किसकी भाई? कंबोज की, कंबोज की, कंबोज की, कंबोज की राजधानी हुआ करती थी। चलो मैं सबकी बता देता हूँ आपको एक बार, ठीक है, सबकी एक बार जो है रिविजन करा देते हैं। देखो काशी की राजधानी थी वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी भाई? वाराणसी। कोसल की राजधानी श्रावस्ती और या कुशावती थी, ठीक है, कुशावती। इसके अलावा अंग की राजधानी चंपा थी, अंग की राजधानी चंपा थी। मगध की राजधानी थी आपकी गिरिव्रज या राजगढ़ है, और बाद में बनी फिर पाटलिपुत्र। वज्जी की बात करूं तो वज्जी की राजधानी मिथिला थी या विधे थी, ठीक है, विधे थी। मल्ल की राजधानी की बात करें तो पावापुरी या कुशीनगर, कुशीनगर बाद में बनी, पहले पावापुरी थी। इसके अलावा चेदी की राजधानी सुक्तिमती थी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। वत्स की बात करें तो कौशाम्बी। कोरु की राजधानी की अगर बात करें तो इंद्रप्रस्थ थी। पांचाल की राजधानी काम्पिल्य या अहिच्छत्र थी, ठीक है। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराटनगर या राजस्थान में हुआ करता था। सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, मथुरा थी। अस्मक की राजधानी पाटन थी। अवंती की राजधानी माहिष्मती और बाद में उज्जैनी बनी। इसके अलावा कंधार, गांधार, गांधार की राजधानी तक्षशिला हुआ करती थी, और कंबोज की राजधानी हाटक या राजपुरा होती थी भाई, राजपुरा या राजपुर हुआ करती थी, ठीक है। तो ये थे आपके क्या, आपके 16 महाजनपद, ठीक है, और इनकी राजधानी याद कर लो भाई, ठीक है, एग्जाम में आ जा कई बार। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है भाई। उत्तर भारत में 6ठी सदी ईसा पूर्व हुए रूपांतरणों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 600 BC के आसपास कौन कौन से बदलाव हुए, उनमें से कौन सा सही नहीं है? देखो भाई, एक तो राज्यों का गठन किया गया, बहुत बढ़िया, 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, सही है। नगरीय क्रांति हुई, नगरीकरण की शुरुआत हुई। बौद्धिक आंदोलन, गौतम बुद्ध के द्वारा जो ना बौद्ध धर्म का विकास हुआ, जैन धर्म का विकास हुआ। क्लासिक संस्कृत साहित्य का उद्भव, नहीं भाई, क्लासिक संस्कृत साहित्य का जो है उद्भव जो होगा वो होगा गुप्त काल में जाकर। और गुप्त काल की अगर बात करूं तो वो 315 के आसपास है, ईस्वी के आसपास है, एडी के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, 300 ईस्वी के आसपास देखने को मिलेगा भाई, ठीक है। तो डी आंसर हो जाएगा भाई, डी आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा। निगेटिव पूछ रहा भाई, निगेटिव का भाई निगेटिव। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने पहली बार स्त्रियों को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति कहां प्रदान की थी? बताओ भाई, कहां पे जो है गौतम बुद्ध के द्वारा महिलाओं को पहली बार ये कहा, आनंद के कहने पर कि भाई महिला भी इसमें शामिल हो सकती है? देखो भाई, वैशाली, वैशाली की एक वैशाली की एक नृत्यांगना थी, वैशाली की एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था आम्रपाली। क्या? आम्रपाली। आम्रपाली को बौद्ध धर्म में स्वीकार किया गया, लेकिन सबसे पहली महिला की अगर बात करूं तो सबसे पहले महिला जो बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली थी वो थी आपकी प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। तो कुल मिलाकर गौतम बुद्ध ने जो है वैशाली में महिलाओं को संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान की, या बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति प्रदान की थी। कहां पर भाई? वैशाली में शामिल की थी, वैशाली में कही थी ये बात, ठीक है। और इसके अलावा प्रजापति के अलावा जो है गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी जिसका नाम था यशोधरा, उसने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया। इसके अलावा एक और नाम आप जानते नहीं होंगे, नंदा, नंदा, नंदा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार किया, और आम्रपाली ने तो स्वीकार किया ही था, ये तो आप जानते होंगे। आम्रपाली जो एक नृत्यांगना थी, नाचने वाली थी, तो इन्होंने भी आपका बौद्ध धर्म स्वीकार किया था, ठीक है। राजगृह की बात करें तो राजगृह जो है आपकी मगध की राजधानी हुआ करती थी। पहली बौद्ध संगति का आयोजन यहाँ पर हुआ था। कपिलवस्तु की बात करें तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। श्रावस्ती की बात करें तो गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे अधिक उपदेश पाली भाषा में यहाँ पर दिए गए, या सबसे अधिक वर्षा काल भी गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ पर गुजारे गए थे, ठीक है भाई। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के सामने क्या आया है। अगला क्वेश्चन है आपका कंगयूर, कंगयूर और तेंगियूर है, तो क्या है ये आपको इसमें बताने हैं। कंगयूर और तेंगियूर क्या है इसके बारे में आप लोगों को भाई बताना है। कंगयूर और तेंगियूर क्या है? बौद्ध साहित्य है, जैन आड़ंग है, पौराणिक ऐतिहासिक ग्रंथ है, या फिर ये जो है, या फिर ये प्राचीन चीन के मौखिक इतिहास का संग्रह है। देखो भाई, कांगयूर और तेंगियूर जो है ये बौद्ध धर्म के साहित्य हैं, बौद्ध धर्म की पुस्तकें हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित ये ग्रंथ हैं, ठीक है। इनमें जो है गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जानकारी प्राप्त आपको मिलती है, ये बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। अगली बात समझिए, इसकी रचना किसने की थी? इनकी रचना किसने की थी ये एग्जाम में आ सकता है। तारानाथ, एक बौद्ध भिक्षुक थे तारानाथ, तारानाथ जो थे ये तिब्बत के थे, इनके द्वारा इसकी रचना की गई भाई। तारानाथ जो है बौद्ध भिक्षुक थे, इनके द्वारा, अरे यार पेन गलत चल रहा भाई आज, ये तय है भाई, ठीक है, ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ भाई, तारानाथ, ठीक है। तारानाथ जो थे ये एक बौद्ध भिक्षुक थे, इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी, ठीक है, तारानाथ के द्वारा इसकी रचना की गई थी भाई। चलिए
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। बनारस, जिसे वाराणसी कहा जाता है, जो भारत के प्राचीनतम नगरों में से एक है, के बारे में कौन सा कथन असत्य, यानी गलत कथन बताना भाई। गलत कथन बताना। गलत कथन कौन सा है? काशी के बारे में। देखिए काशी के बारे में गलत कथन के बारे में देखिए, वाराणसी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में काशी राज्य की राजधानी के रूप में होता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले इस शहर की जानकारी, इस नगर की जानकारी मिलती है कहां पे? अथर्ववेद में। अथर्ववेद जो चौथा वेद था, अथर्ववेद जो चौथा वेद था, जिसको ब्रह्मवेद या सबसे श्रेष्ठ वेद भी माना गया, इसी में इस बात की जानकारी मिलती है। बिल्कुल सही है। महाजनपद काल में काशी एक जनपद था, यह भी बात बिल्कुल सही है। चीनी यात्रियों ने वाराणसी को पोलिनीस से कहा। किन्होंने? चीनी यात्रियों ने पोलिनीस से कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। बिंबिसार ने कौशल नरेश प्रसेनजीत से युद्ध कर काशी प्राप्त, युद्ध करके नहीं प्राप्त किया था भाई, युद्ध करके प्राप्त नहीं किया था, शादी करके। कौशल, ठीक है, कौशल की राजकुमारी महाकौशला देवी के साथ में शादी करके काशी को प्राप्त किया था। प्रसेनजीत की जो पुत्री थी वह, ठीक है, प्रसेनजीत की जो बहन थी, ठीक है, कौन सी? महाकौशला देवी। तो महाकौशला देवी के साथ विवाह करके इस क्षेत्र को प्राप्त किया था, युद्ध करके नहीं प्राप्त किया। तो डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में चलूं? चलो भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है भाई, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित है। बता दो तो फटाफट बता दो। आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। बुद्ध के जीवन से संबंधित है सारी की सारी घटनाएं, तो कौन सा इसमें गलत होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो बताओ फटाफट कौन सा इसका जो है आंसर इसका गलत होगा भाई, ठीक है, या कौन सा सही मैच नहीं करता। देखो भाई, गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित क्या है भाई? गौतम बुद्ध के जन्म से संबंधित है कमल, ठीक है। इसके बाद महाभिनिष्क्रमण किसको कहा गया भाई? महाभिनिष्क्रमण कहा गया ग्रह त्याग को। तो ये तो भाई आपका जो ना घोड़े से संबंधित आना चाहिए, ठीक है। महाभिनिष्क्रमण की अगर बात करूं तो ये इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा? घोड़ा होना चाहिए, क्योंकि घोड़े पे ही ग्रह त्याग किया था, तो इसकी जगह आ जाएगा क्या? अश्व आना चाहिए भाई, अश्व या घोड़ा आना चाहिए, तो गलत भी यही होगा भाई, ठीक है। इसके अलावा संबोधि बोधि वृक्ष से संबंधित है भाई। महापरिनिर्वाण मृत्यु से स्तूप संबंधित है भाई, ठीक है। तो चलो भाई महाविनिष्क्रमण आ जाएगा, कौन सा आपका? अश्व आ जाएगा, तो बी ऑप्शन इसका गलत होगा भाई। अगले क्वेश्चन पे चलूं? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है भाई। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? आधुनिक स्थल और महाजनपद कालीन शहर इसके बारे में दिए गए हैं, बताओ भाई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो है बहुत कम देखने को मिलते हैं। राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर में 2020 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो आंसर बताओ इसका कौन सा सही होगा। देखो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखो भाई 4-7 जो है ना, ये पाकिस्तान का एक जिला है, 4-7 जो है पाकिस्तान का जिला है, तो तक्षशिला वाले क्षेत्र में आएगा, बिल्कुल सही है। सहेत महेत साकेत का क्षेत्र है, साकेत का प्राचीन नाम है, ठीक है। कामकीर्ति कौशाम्बी, बिल्कुल सही है। राजघाट जो है, राजघाट की अगर मैं बात करूं तो ये आधुनिक वाराणसी नहीं है, ठीक है, ये आधुनिक वाराणसी नहीं होगा, ठीक है, आधुनिक वाराणसी नहीं होगा भाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो है कौन सा सही? एक मिनट, अरे यार गलत कर दिया था मैंने आंसर इसमें, ये क्षेत्र तो मेल खावा है वैसे ही बिल्कुल, राजघाट तो वही क्षेत्र है, ठीक है। ये पूछ रहा कौन सा सही आधुनिक स्थल महाजनपद कालीन शहर सही सुमेलित है। सहेत महेत साकेत के क्षेत्र में था, लेकिन साकेत को नहीं कहा जाता कुल मिलाकर, ठीक है ना। राजघाट भाई, इसका डी ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। इसका जो सही आंसर होगा ना वो होगा भाई आपका डी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर ही सही हो जाएगा, क्योंकि वाराणसी से संबंधित है राजघाट, ठीक है। राजघाट जो है वो वाराणसी से ही संबंधित है, ठीक है, वाराणसी से ही संबंधित है। जबकि बात करें कौन से की? 4-7 की, तो 4-7 जो है ना है तो पाकिस्तान में, लेकिन आपका जो है ये तक्षशिला वाले क्षेत्र में था। तक्षशिला जो था वो आज के अगर बात करें वो था आपका पुष्पवती जिला है, वहां पे पुष्पवती जो जिला है उसमें था भाई तक्षशिला, ठीक है। सहेत महेत की अगर बात करें तो सहेत महेत जो है ना ये आपका श्रावस्ती वाले क्षेत्र में था, ठीक है। जबकि अगर बात करूं, ठीक है, किसकी? साकेत की। तो साकेत का जो प्राप्त हुआ है वो जेतवन से प्राप्त हुआ, किससे? जेतवन क्षेत्र से इसका संबंध लगाया जाए, ठीक है। कौशाम्बी की अगर बात करें तो कौशाम्बी जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था कहाँ पे भाई? उत्तर प्रदेश के बदायूं वाले क्षेत्र में, ठीक है,
बदायूं वाले क्षेत्र में ये क्षेत्र शामिल था। तो कुल मिलाकर डी आंसर इसका सही होगा बस, ठीक है। काम्पिल्य था कहाँ पे यार, काम्पिल्य कहाँ पर था, काम्पिल्य था भाई आपका उत्तर प्रदेश का ऊपरी क्षेत्र जो है, उत्तर प्रदेश का जो ऊपरी क्षेत्र है वहां पे था भाई काम्पिल्य, ठीक है। काम्पिल्य महाजनपद, ठीक है। इसकी पांचाल जो है ना, पांचाल इसकी राजधानी थी, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन का चुनाव करना। असत्य कथन बताना भाई, असत्य का मतलब यानी कि गलत कथन कौन सा है, गलत कथन के बारे में आप लोगों को इसमें बताना, ठीक है। गलत कथन के बारे में बताना। चलो भाई देखते हैं, ठीक है। देखते हैं जी क्या है। श्वेतांबर परंपरा यह स्वीकार करती है कि एक स्त्री को उसके जीवन काल में ही मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कोई भी जैन साधु चाहे कितना ही कनिष्ठ क्यों न हो, उसके उपस्थित होने पर जैन साध्वी को औपचारिक सम्मान देना बाध्यता थी। सही बात है। चाहे कोई भी जैन जो है, जैन गुरु जो था, चाहे वो कितना भी छोटा था, ठीक है, लेकिन जैन साध्वी को, जो जैन गुरु थी, ठीक है, महिला गुरु थी, उसको सम्मान देना पड़ता था, ठीक है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है भाई। 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ पुरुष थे या स्त्री है, विवाद है, इसको लेकर विवाद चल रहा है भाई। अब तक भी श्वेतांबर मानते हैं कि महिला थी, दिगंबर मानते हैं कि पुरुष थे, ठीक है। कल्पसूत्र के अनुसार जिस समय महावीर का निर्माण हुआ उस समय जैन साधुओं की संख्या जैन साधुओं से बहुत कम थी। गलत, गलत है भाई, ठीक है, गलत है, ठीक है। ये कथन गलत है, ऐसा कहीं पे जानकारी नहीं मिलती, ठीक है, ऐसी कहीं पे जानकारी नहीं मिलती, ठीक है। तो डी आंसर आपका सही हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा भाई, डी आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए जी अगले क्वेश्चन को देखते हैं। महाजनपद काल के गणतंत्रों के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथों में थी। अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई में अवस्थित थे। तो आपका महाजनपद के बारे में क्वेश्चन है, और कौन सा आपका सही रहेगा इसमें आपको बताना। देखो भाई, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, इसमें देखिए आपका, इसमें कहा गया भाई आपका कौन सा, समस्त गणतंत्रों में शक्ति कुलीनों के हाथ में। बिल्कुल सही बात है, उच्च वर्ग के हाथों में ही सारी शक्तियां प्राप्त थी इस समय। इसका अधिकांश गणतंत्र हिमालय की तराई, यानी कि आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्र, बिहार में 3, उत्तर प्रदेश में 8 थे। तो कुल मिलाकर ज्यादातर जो अधिकांश गणतंत्र थे वे हिमालय की तराई में अवस्थित थे। दोनों सही भाई, दोनों सही है, ठीक है। तो कौन सा आ जाएगा, केवल एक, केवल दो, न एक न दो, तो डी आ जाएगा भाई। दोनों सही है, ठीक है, दोनों कथन सही है भाई, ठीक है। चलें आगे, चलो जी अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था। पुराण या धरण जो धातु थी या मुद्रा थी जो, ठीक है, उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता था ये आपको बताना। देखो भाई, इस धातु है ना, इस मुद्रा में जो उपयोग किया जाता था ये मौर्य काल की, पहली बात तो ये बता दूं आपको कि ये जो मुद्रा थी, इस मुद्रा का प्रयोग किया गया कौन से काल में, मौर्य काल में। मौर्यकालीन मुद्रा है जी, मौर्यकालीन मुद्रा है। और इसमें जो उपयोग किया जाता था वो किया जाता था रजत का, किसका, रजत का। और एक आहत मुद्रा थी, किससे बनती थी भाई, चांदी से, ठीक है, चांदी से। रजत कहा गया किसको भाई, चांदी को, ठीक है। तो ये चांदी की मुद्रा थी, चांदी की मुद्रा थी, और एक आहत मुद्रा थी, यानी कि चोट मार के इसको बनाया जाता था, ठीक है, चोट मारकर इसको बनाया जाता था। तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आप लोगों के सामने, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। 2 क्वेश्चन हो रहा है बस। पुष्कलावती किस राज्य की राजधानी थी। अभी बताया था मैंने आपको कि पुष्कलावती जो है किस राज्य की राजधानी थी। बताओ, अगर तुम्हारे याद हो तो, तुमने जो है ध्यान करके पढ़ा हो तो। मैंने कहा कि पुष्कलावती है, इसी को आपका तक्षशिला कहा गया। और तक्षशिला जो राजधानी थी वो किसकी थी भाई, वो थी गंधार की राजधानी, गंधार की राजधानी थी, गंधार की राजधानी थी। सूरसेन की मथुरा थी, सूरसेन की मथुरा थी। कंबोज की क्या थी, राजपुर या राजपुरा, ठीक, राजपुरा या हटक, ठीक। इसके अलावा असमक की राजधानी बताओ क्या थी, असमक की राजधानी बताओ क्या थी। अभी बताई थी आप लोगों को, असमक की राजधानी के बारे में मैंने अभी बताया था आप लोगों को, ठीक है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इतने अगला क्वेश्चन क्या था, एक आधे का आंसर बता दिया करो तुम भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है, आंध्र और शिशुनाग वंशों के बारे में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। आंध्र और शिशुनाग जो वंश है उनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलते हैं, कहाँ पर ये जानकारी प्राप्त है, ये आपको बताना। देखो भाई, इस बात की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। कहाँ से जी, कहाँ है भाई, मत्स्य पुराण, मत्स्य पुराण से मिलेगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और आज का जो आखिरी क्वेश्चन है भाई, उसको देख लेते हैं। हकामनी राजवंश कहाँ पे था, ये था भाई आपका ईरान के क्षेत्र में, हकामनी वंश, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, आंसर बताओ इसका। हकामनी राजवंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और दिए गए कूट का सही उत्तर चुने। सिकंदर ने गोगा मेला के युद्ध में दारा तृतीय को पराजित किया। बताओ बात सही है या गलत है।
बात सही है या गलत है आपको बताना, बात सही है या गलत है। देखो भाई ये बात बिल्कुल सही है कि दारा तृतीय को आपका सिकंदर ने हराया था और गोगामेला के युद्ध में ही हराया था। ये बात भी बिल्कुल सही है, नोट कर लियो भाई, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अच्छा ये पूछ रहा कूट में पूछ रहा भाई, कूट में पूछ रहा। चलो जी, अर्बेला आधुनिक ईरान में स्थित है। अर्बेला, अर्बेला क्षेत्र जो है आधुनिक ईरान में है, ऐसा इसमें कहा गया है। देखो भाई अर्बेला जो है, अर्बेला जो है, अर्बेला जो है इसी को गोगा मेला कहा गया। अर्बेला को ही गोगा मेला कहा गया है, अर्बेला को ही गोगा मेला कहा गया है। और ये वाला क्षेत्र जो पड़ेगा ना, ये पड़ेगा आपका ईरान के कुर्गिस्तान क्षेत्र में, ईरान के कुर्गिस्तान क्षेत्र में, ईरान के कुर्गिस्तान क्षेत्र में ये शामिल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर आपका ये आपका आधुनिक ईरान में नहीं भाई, आधुनिक ईरान में नहीं, ये चले इराक वाले क्षेत्र में। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद हमदान एवं नक्श ए रुस्तम दारा प्रथम के अभिलेख हैं, बिल्कुल सही है। हमदान और नक्श ए रुस्तम दारा प्रथम के अभिलेख हैं। इन्हीं अभिलेखों से प्रेरित होकर, इन्हीं अभिलेखों के जो है से जो है अब उत्साहित होकर अशोक के सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य और सॉरी अशोक के द्वारा अभिलेखों का निर्माण करवाया गया भारत में भाई। ठीक है, तो पहला और वो ए और सी से हो जाएंगे। ए और सी कौन से में है भाई, सी में ही है भाई, ए और सी का हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, चलो जी, तो ये थे भाई आज के आपके क्वेश्चन। ठीक है, आप लोगों को आज की क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताएं। ठीक है, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है, और समझ में आ रहा है बेटे आपके, ठीक है, और इतिहास में आपको कुछ मदद मिल रही है, ठीक है, तो इन वीडियो को लाइक जरूर करें भाई। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ठीक, और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें। ठीक है, चलिए जी, नमस्कार।